बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टूडेंट, अगर बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है तो वो हमारे पास का मतलब है कि वो बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम हालत में है। स्टूडेंट, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? स्टूडेंट, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसके ऊपर लगने वाली तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होगा, या अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तब भी हमारे पास वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो बैलेंस करती है और कोई भी उसके अंदर ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशनल इफेक्ट पैदा नहीं होता। स्टूडेंट, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है? जो सीधी लाइन में हरकत करते हैं। और रोटेशनल मोशन का मतलब होता है जो रोटेट करते हैं। स्टूडेंट, तारीफ हमारे पास है कि बॉडी इज से टू बी इन इक्विलिब्रियम इट हैज़ नो एक्सेलरेशन, कि अगर कोई भी बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में होगी अगर हमारे पास उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा। स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हमारे पास होती हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टूडेंट, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट, कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है तो वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो उसको हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। डायनामिक का मतलब होता है हरकत या मोशन। स्टूडेंट, आइए अब हम लोग इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की भी और डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी। स्टूडेंट, यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, ये रेस्ट की हालत में है। इसका मतलब है कि ये किसकी एग्जांपल है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की है, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है नॉर्मल फोर्स वो, और जो नीचे अमल कर रही है ग्रेविटी की फोर्स जिसको हम लोग वेट की फोर्स भी कहेंगे, ये आपस में इक्वल होती हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए एफ एन माइनस की अलामत लगाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या बन जाएगा? एफ एन इज इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके जमा को हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास अपवर्ड लगने वाली किताब के ऊपर फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स, और नीचे लगने वाली जो ग्रेविटी की फोर्स है यानी उसकी वेट की जो बराबर होती है वो हमारे पास क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। तो ये आपकी एग्जाम्पल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। स्टूडेंट, इस तरह का हमारे पास स्टूडेंट और भी एग्जांपल्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। कैन इलेक्ट्रिक बल्ब हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ रूम, एक रूम के ऊपर जो आपने बल्ब लटकाया हुआ है। अ मैन होल्डिंग अ बॉक्स, या एक आदमी ने एक बॉक्स पकड़ रखा है या थामा हुआ है। अ बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट अ वॉल विद द हेल्प ऑफ रोप एंड हैंगिंग अ वेट, या आपने कोई बीम जो है वो दीवार के अपोजिट साइड पे रस्सी की मदद से लटकाई हुई है। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हैं। आइए अब हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जो मेन एग्जाम्पल है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम की है वो हमारे पास पैराट्रोपर है। ये वाली पैराट्रोपर में क्या होता है कि स्टूडेंट, जैसे ही आप जिस्म को आजादाना नीचे गिराते हैं तो कुछ सेकंड के बाद ये जो पैराशूट है वो ओपन होता है, और कुछ देर के बाद जो हमारे पास पैराट्रोपर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। तो वो कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आता है? तो वो कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आता है? क्योंकि ऊपर लगने वाली जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स है, और नीचे लगने वाली जो ग्रेविटी की फोर्स है वो आपस में इक्वल हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये जो बॉडी है ये है तो मोशन में लेकिन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इसलिए ये हमारे पास एग्जांपल किसकी है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट अब हमारे पास पढ़ते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, हमारे पास दो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की। स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। स्टूडेंट, अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस का मजमुआ जो है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर आता है, यानी जो उसका रिजल्टेंट है फोर्सेस का वो ज़ीरो के बराबर होता है, तो उसको हम लोग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे आपको पता है कि न्यूटन सेकंड हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। स्टूडेंट, अब इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो, यानी हमारे पास जितनी भी सम का मतलब क्या होता है, यानी जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं उस बॉडी के ऊपर वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है।
स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन हमारे पास है कि अ बॉडी इज से टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। कि कोई भी बॉडी जो है हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या आप कह लें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस वक्त होगी जब उसके ऊपर लगने वाली तमाम एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जो बेरोनी फोर्सेज हैं, वो जीरो के इक्वल होंगी। जैसे हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेज में ढेर सारी फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं, F1 F2 इस तरह F3 इस तरह सो ऑन FN तक फोर्सेस चली जाएं। तो इसका मतलब है कि हम इसको किस तरह कहेंगे कि हमारे पास जो समेशन F है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। इस तरह स्टूडेंट अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर लगने वाली फोर्स जैसे हमारे पास F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर हम कंपोनेंट में फोर्सेस को डिवाइड करें तो कैसे हम करेंगे कि सम ऑफ, यानी हमारे पास एक्स एक्सिस में जितने भी लगने वाली फोर्सेस हैं उनका सम किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। इस तरह अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो किस तरह लिखेंगे, F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस सो ऑन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी वाई कंपोनेंट पे लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं वो भी ज़ीरो के इक्वल हैं। फर्स्ट कंडीशन को हम लोग इस तरह भी बयान करते हैं कि द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी ज़ीरो, कि एक्स एक्सिस के ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस का सम है वो ज़ीरो के इक्वल है। एंड द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस शुड आल्सो बी ज़ीरो, और वाई एक्सिस में लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उनका सम भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। स्टूडेंट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, स्टूडेंट एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो ट्रांसलेशनल के ऊपर अप्लाई होती है, जबकि जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है उसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम होती है। The second condition of equilibrium implies the rotational equilibrium, which means that the body should not rotate under the action of the forces। यानी अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं तो उस बॉडी को रोटेट नहीं करना चाहिए। Consider the example of rigid body, two forces F1 and F2 of equal magnitude are acting on it। स्टूडेंट ये देखिए जो केस ए है इसमें हमारे पास दोनों फोर्सेस F1 और F2 दोनों एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं। इन केस बी द लाइन्स एक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर डिफरेंट। अब स्टूडेंट ये देखें, जबकि केस बी में हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो डिफरेंट है, इसका यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है। इसका मतलब है कि ज़ाहिरी बात है अब हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन जब डिफरेंट होता है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी रोटेट कर जाएगी, और इसका मतलब है कि उसके अंदर कपल प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से यानी टार्क जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसके ऊपर लगने वाली तमाम टॉर्क का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। इन केस बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस आर डिफरेंट since magnitude of F1 and F2 are equal, so the resultant force is zero in both cases। क्योंकि F1 और F2 तो इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, इसलिए हमारे पास इसके ऊपर लगने वाले जो फोर्स हैं वो तो जीरो है। Thus first condition of equilibrium satisfied। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई है, but you can observe that in case B the force are forming a couple which can apply torque to rotate the body about point O। जबकि जो केस B है उसमें कपल प्रोड्यूस हो जाएगा और जिसकी वजह से रोटेट हो जाएगी बॉडी और टार्क जनरेट हो जाएगा। Therefore for a body to be completely in equilibrium, अगर बॉडी को कम्प्लीटली तौर पर इक्विलिब्रियम में लाना है तो सेकंड कंडीशन भी ज़रूरी है, दैट इज़ नो नेट टॉर्क शुड बी एक्टिंग, कि उसके ऊपर कोई भी टॉर्क एक्ट ना कर रहा हो। दिस इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच कैन बी स्टेटेड एज। अब इसकी तारीफ क्या है हमारे पास, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो, यानी बॉडी के ऊपर हमारे पास जितना भी टार्क एक्ट कर रहा है उसका सम भी हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। स्टूडेंट इसका मतलब है कोई भी बॉडी तब इक्विलिब्रियम की हालत में होगी जब एक्स कंपोनेंट उसका ज़ीरो हो, उसके वाई कंपोनेंट में लगने वाली फोर्स ज़ीरो हो, और हमारे पास जो टार्क का सम है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तब हमारे पास वो बॉडी जो है वो कम्प्लीटली तौर पर इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके।
तो पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू विच इक्वेशन आर टू बी अप्लाइड। सबसे पहले आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आपने इक्वेशन जो है वो अप्लाई करनी है। ईच ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो हर ऑब्जेक्ट को आपने अलग अलग तस्वर करना है। ड्रा डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। आपने उस ऑब्जेक्ट की डायग्राम भी ड्रा करनी है और उसके ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उनको भी शो करवाना है। ओनली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड। जो फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होंगी ना, बस आपने वो ही लिखनी है। द फोर्सेस विच द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट शुड बी नॉट इंक्लूडेड। जो फोर्सेस एनवायरनमेंट पे लग रही हैं उसको आपने इंक्लूड नहीं करना। Choose a set of XY axis such that as many forces as possible lie directly along X axis or Y axis. It will minimize the number of forces to be resolved into component. आपने फिर उनको जो एक्स कंपोनेंट में फोर्सेस लग रही हैं उनको अलग से मेंशन करना है और जो वाई एक्सिस में फोर्सेस लग रही हैं उनको अलग से राइट करना है। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस व्हिच आर नॉट पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और फिर आपने तमाम फोर्सेस को हल करना है जो कि एक दूसरे के पैरेलल ना हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। फिर आपने ये इक्वेशन समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई जो है यानी उसका जो सम है एक्स एक्सिस में लगने वाली फोर्सेस का सम और वाई एक्सिस में लगने वाली फोर्सेस का जो सम है वो आपने 0 के इक्वल करना है। इफ़ नीडेड अप्लाई इक्वेशन 4.10 बाय। अगर हमारे पास ज़रूरत है तो आपने जो हमारे पास स्टार की इक्वेशन है आपने वो भी पुट करनी है। द इक्वेशन कैन बी सॉल्व साइमल्टेनियस टू फाइंड आउट डिजायर्ड अननोन क्वांटिटी। इस तरीके से आप जो अननोन वैल्यू है उसके बारे में मालूम कर सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में है या नहीं है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।